सो हेलो बच्चा पार्टी। तो काफ़ी सारे डिमांड के बाद हमारा पहला वीडियो आ चुका है और बैच का नाम हमने रख दिया है। बैच का नामकरण हो चुका है। बैच का नाम रहेगा द्रोणा 1.0। तो इस बैच में क्लास 10th का मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। इसमें हमारी अल्टरनेट वीडियोस आती रहेंगी, कभी साइंस की, कभी मैथ्स की, मतलब अल्टरनेट वे पे। ठीक है। तो यार आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हम लोग किस पैटर्न में बात करेंगे? पहले हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, उसके बाद हम लोग देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, उसके बाद हम लोग आज की क्लास में देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ और दो नंबर्स की प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो यार नंबर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले समझो यार नंबर्स है ना, नंबर्स अपने पास मैं लिख देता हूं यहां पे नंबर्स। तो नंबर्स दो टाइप के होंगे है ना, एक होगा रियल नंबर, कौन सा? रियल नंबर होगा, और दूसरा होगा इमेजिनरी नंबर। कौन सा? इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या होते हैं बच्चों? चलो, रियल नंबर्स, जितने भी नंबर्स आप लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो सभी क्या होते हैं? रियल नंबर्स। जैसे मैं लिख देता हूं 1 रियल नंबर है, 2/4 रियल नंबर है, 5/7 रियल नंबर है, √7 रियल नंबर है, -5 ये भी रियल नंबर है। फिर इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? तो यार इमेजिनरी नंबर ना, जैसे मैं लिख दूं रूट के अंदर -2, तो यार रूट के अंदर कभी भी एक निगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इनको हमने डिस्कस नहीं करना है, ये क्लास 11th का टॉपिक है, तो आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमारा डिस्कशन होगा क्लास 10th में वो सिर्फ रियल नंबर्स पर होगा। तो यार देखो रियल नंबर्स में क्या क्या आएगा, मैं ऐसा बोल देता हूं, पहले मिटा दूं इसको। तो रियल नंबर्स में ना एक तो इंटीजर्स आएंगे, क्या बच्चों? एक तो इंटीजर्स और एक नॉन इंटीजर्स आएंगे। क्या बच्चों? नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको पता है या तो पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 1 2 3 है ना, या फिर निगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 एक्सेट्रा। और एक और होता है जीरो, है ना। जीरो एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है ना ही वो निगेटिव है। तो यार बच्चों मैं थोड़ा सा और आसानी से बोलूं, इसको क्या बोलते हैं? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या बोलेंगे बच्चों? नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अब यार देखो नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी मिला दो तो भाई क्या बन जाएगा? नेचुरल नंबर्स में हमने प्लस कर दिया जीरो को, तो अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे होल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? होल नंबर्स। होल नंबर्स 0 1 2 3 पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, क्लास 8th में भी पढ़ा होगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं? तो जीरो से शुरू होते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इनको क्या बोलते हैं? होल नंबर्स बोलते हैं। अच्छा, अब यार ये बचे निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं नॉन इंटीजर्स की। नॉन इंटीजर्स मतलब ये या तो भाई फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे 1/2 है ना, एक्सेट्रा 2.79 इस तरह से। क्लियर है? तो यार इन्हीं के बारे में हमने डिस्कशन करना है, ठीक है। रियल नंबर समझ में आ गया। तो रियल नंबर्स में ना कुछ होते हैं रैशनल, क्या बच्चों? कुछ होते हैं रैशनल और कुछ होते हैं इर्रेशनल। तो हमारा जो चैप्टर है वो मेनली इन्हीं के ऊपर है कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। चलिए नोट करें सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो इवन नंबर्स, अब हम लोग ना कुछ टाइप्स सीखने वाले हैं नंबर्स के, है ना। जैसे इवन नंबर्स क्या है, ऑड नंबर क्या है, तो मैं बता देता हूं आपको ऐसे। इवन नंबर्स क्या होंगे? जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 1 3 5 7 9 11, मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो उन्हें क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स बोलते हैं। भाई प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो प्राइम नंबर, अब ये समझो, ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे अभी, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनने वाले हैं तो थोड़ा ध्यान से समझना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स मतलब जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। कितने बच्चों? सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं 3, तो क्या 3 प्राइम है? यस, क्योंकि 3 का 3 और 1 सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे। अब मैं पूछूं 1, क्या 1 प्राइम है? तो भाई नो, 1 प्राइम नहीं है। कारण क्या है? यही गलती करते हैं बच्चे कि 1 को प्राइम नंबर की कैटेगरी में रख देते हैं।
वन प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि वन के दो फैक्टर्स नहीं है, वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए वन प्राइम नहीं है। चलो, तो प्राइम नंबर आ चुका समझ में। अब मैं बात करता हूं 9 की, तो क्या 9 प्राइम है? चेक कर लो, इसका एक फैक्टर तो 1, दूसरा फैक्टर 3 और तीसरा फैक्टर 9, तो भाई साहब ये भी प्राइम नहीं होगा। चलो, को प्राइम, अब इसको भी थोड़ा ध्यान से समझें आप लोग। यार दो नंबर्स को ना को प्राइम कब कहा जा सकता है? दो नंबर्स को को प्राइम तब कह सकते हैं जब उनका दोनों का ना कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। मतलब जैसे मैं बोलता हूं कि इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि 3 एंड 5 क्या ये को प्राइम है? तो इन्हें तो आप बिना सोचे समझे बता देंगे यस, क्योंकि दोनों ही प्राइम है, ये भी प्राइम ये भी प्राइम, तो यार ये क्या हो जाएंगे? को प्राइम तो होंगे ही होंगे। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्या 12 एंड 3 क्या ये को प्राइम है? नहीं, ये को प्राइम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 12 का और 3 का कॉमन फैक्टर 4 भी होता है, 1 भी होता है और 3 भी होता है, याद रहेगा। ठीक है, अब 6 एंड 7 क्या ये को प्राइम है? अब इसको चेक करके बताइए आप लोग। 6 और 7 क्या 1 के अलावा कोई इनका कॉमन फैक्टर है? 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं बच्चों? 1 2 3 एंड 6। 7 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 एंड 7। तो यार इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसीलिए ये दोनों क्या हैं? को प्राइम्स होंगे। तो को प्राइम्स दो नंबर्स को कब कहा जाएगा? जब ये नहीं चेक करना होता कि दोनों प्राइम है कि नहीं है, इस बात पे फोकस नहीं रखना है, इससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, क्या चेक करना होता है कि दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए। अगर दोनों नंबर्स का कोई कॉमन फैक्टर आ जाए ना 1 के अलावा, तो वो को प्राइम्स नहीं होंगे। और अगर दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा, उसी कंडीशन में बोला जाएगा कि वो दोनों क्या हैं? को प्राइम्स है। चलिए, को प्राइम्स समझ में आ चुका होगा, नोट करते रहें साथ साथ। ठीक है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होंगे बच्चों? जो जिनके हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, दो फैक्टर्स से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, चलो कंपोजिट नंबर का। किसका? कंपोजिट नंबर्स का। किसका बच्चों? कंपोजिट नंबर्स का। मैंने लिखा 5, तो क्या 5 कंपोजिट है? नो। क्यों? क्योंकि सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और एक 5। अच्छा, अब क्या 9 को चेक किया जाए? ठीक है भाई, 1 3 और 9, तो भैया ये तो कंपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि दो से ज्यादा फैक्टर्स आ गए। आ चुका समझ? स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। ले लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एवरी रेशनल नंबर इज, अच्छा अब देखो यार, एक बात समझो जरा दोबारा से। मैंने यहां नंबर्स लिखा, नंबर्स में या तो रियल नंबर्स आए या तो इमेजिनरी नंबर्स आए। ठीक है, रियल में भी या तो रेशनल थे, है ना, या फिर इरेशनल थे। अच्छा एक बात बोलो, जितने भी रेशनल हैं वो रियल होंगे? यस। जितने भी इरेशनल हैं वो रियल होंगे? यस। क्योंकि जैसे मैं लिख देता हूं जितने भी इंसान हैं, है ना, जितने भी ह्यूमंस हैं, या तो मेल या तो फीमेल, है ना। वैसे एक थर्ड कैटेगरी भी होती है, उसको भी चलो मानना चाहो, ठीक है। तो जितने भी इंसान हैं या तो मेल या तो फीमेल, ये जितने भी इंसान हैं या तो मेल या तो फीमेल। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि जितने भी मेल्स हैं वो सभी इंसान हैं? बिल्कुल सही बात है। ये जितनी भी फीमेल्स हैं वो सभी इंसान हैं, अगर ह्यूमन कैटेगरी की बात की जाए तो, है ना, जानवरों की बात नहीं करनी है। तो यार देखो, एवरी रेशनल नंबर इज क्या? अ नेचुरल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर एक नेचुरल नंबर होगा? नहीं यार। जैसे 2/4 ये नेचुरल नंबर तो नहीं है भाई, है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये फिर भी रेशनल है, तो ये बात तो गलत हो गई। फिर क्या एक इंटीजर होगा? जरूरी है? नहीं भाई, वो इंटीजर भी नहीं है, फिर भी रेशनल है। अच्छा, और रियल नंबर? यस। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। समझे? क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना कि मेल फीमेल इंसान, वो वाला लगा दो आप सीधा, है ना। क्योंकि रेशनल और इरेशनल दोनों ही टाइप के नंबर्स किसका पार्ट होते हैं? रियल नंबर्स का। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। बेटा नंबर लाइन क्या होती है समझ लो। जैसे हमें सेंटर पे 0, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -2 -3 एंड सो ऑन। राइट साइड में 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। बेटा देखो,
हर पॉइंट की बात हो रही है, जरूरी नहीं है कि यही वाला पॉइंट हो, मतलब वो पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। ठीक है, तो किसको रिप्रेजेंट करती है? ए यूनिक रियल नंबर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्रैक्शन भी तो आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है। तो बेसिकली किसको? एक यूनिक रियल नंबर को। तो बाकी में सोचना ही नहीं था। और नेचुरल नंबर को तो करेगी करेगी, है ना। अच्छा, क्या फ्रैक्शन को नहीं करेगी? अगर इस पॉइंट की मैं बात करता हूं, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, तो बेटा क्या यहां पर नेचुरल नंबर आया है? नहीं भाई, नेचुरल नंबर तो नहीं आया, क्योंकि -1, -2 और ये -2.5 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं रहा। तो आपकी नेचुरल नंबर वाली बात ना पूरी तरह गलत भी नहीं है और पूरी तरह सही भी नहीं है ना। अब खाली कोई ये बोल दे कि नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या वो बात सही है? हो सकता है सही हो, है ना। कुछ पॉइंट्स के लिए तो बात वैलिड है, जैसे ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा, ये वाला पॉइंट एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा, ये वाला पॉइंट एक नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा। कुछ पॉइंट्स करते हैं, हर एक पॉइंट नहीं करता। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि नंबर लाइन पर कुछ पॉइंट्स तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ पॉइंट्स नहीं करते। कुछ पॉइंट्स फ्रैक्शंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो फ्रैक्शन हो सकता है निगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो। चलिए स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ें। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। अच्छा बच्चों, कंपोजिट नंबर बताएंगे आप, तो यार पहले ये सोचो कंपोजिट नंबर्स होते कौन से नंबर्स होते हैं कंपोजिट? किसको बोलते हैं कंपोजिट? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो यार 22 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। ठीक है, 22 के फैक्टर्स लिखो। 1 हो गया, 1 से आता है, 2, 11 एंड 22। फिर 37 के फैक्टर्स लिख लो भाई। तो 37 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 37 के टेबल में आता है, तो यार इसके तो दो ही फैक्टर्स है। ठीक है, 41 1 में आता है और 41 में आता है और किसी में आता ही नहीं है। ऐसे ही 29 भी 1 के टेबल में आएगा और 29 के टेबल में आएगा। तो बच्चों ये 22 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी बताओ जरा, बाकी के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये तीनों ही कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर हैं। कैसे हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स हैं। कैसे पता? क्योंकि इनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स आए। कितने? एग्जैक्ट इनके दो फैक्टर्स आ रहे हैं, तो भैया दोनों कैसे हो जाएंगे? प्राइम्स हो जाएंगे। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अच्छा प्राइम, अब खुद से चेक करके बताएं। हो गया? वीडियो पॉज करके ट्राई करें। ठीक है, हो चुका, आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ जरा प्राइम कौन सा है, देख के बताओ, देख के बताओ। क्या 25 प्राइम है? ना। क्यों भाई? क्योंकि 1, 5 और 25 तीन फैक्टर्स हो गए, इसलिए प्राइम नहीं रहा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1, 5 और 25। ठीक है, 32 के फैक्टर्स 1 के टेबल में आता है, 2 के में आता है, 4 आता है ना, 8 में आता है और किस में? 16 में आता है और 32 में आता है। पेयर बन रहे? यस, 2 × 16 बिल्कुल सही है। तो कोई भी फैक्टर्स हमसे नहीं छूटा है, पेयर बना के देख लेना। आपको लगे ना कोई फैक्टर छूटा तो नहीं है, सबके पेयर बनने चाहिए। अच्छा, 37 सिर्फ 1 में और 37 में आता है। 49 किस में आता है? 7 और 1 और 49। तो किसका प्राइम बताना था बच्चों? आपको क्या बताना था? प्राइम। तो 49 1 में आता है, 7 में आता है, तो प्राइम कौन सा है बच्चों? 1 और 37। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला प्राइम होगा। कैसा है बच्चों? ये प्राइम है, क्योंकि 49 तो भाई साहब 1 में आता है, 7 में आता है और 49 में आता है। अब ये 7 का आप सोचो सर, आप तो गलत बता रहे थे कि पेयर बना बना के देखना, तो भाई साहब 7 × 7 यानी दूसरा नंबर भी 7 ही है। तो 49 का पेयर कैसे? यार एक तो 1 हो गया, एक मैंने बोला 7 है और एक 49 है। अब आप बोलोगे आपने बोला था पेयर बना बना के देखना, इसका तो पेयर ही नहीं बन रहा। तो यार यहाँ पे ना दूसरा नंबर भी 7 ही है। 7 × 7 होता है ना 49, तो 7 को 2 बार भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। तो यार अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑड कंपोजिट नंबर। नोट बोला है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझे। क्या बोला? नॉट एन ऑड कंपोजिट। ऑड भी ना हो। सबसे पहले तो ये देखो ऑड कौन नहीं है। तो यार ये ऑड इज नॉट एन ऑड, ये तो ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है और ये भी ऑड है। सभी ऑड आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑड कंपोजिट। ऑड कंपोजिट कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ना तो ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो अब क्या देखेंगे हम लोग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑड कंपोजिट। तो कंपोजिट कौन सा है? चेक करो। ये कैसा है? ये तो प्राइम है। ये कैसा है? ऑड।
प्राइम, ये कैसा है, ऑड कंपोजिट, कैसा है बच्चों, ऑड है और कंपोजिट है। ये कैसा है, ऑड एंड कंपोजिट, कंपोजिट क्यों है बताओ जरा, बताइए। ये कंपोजिट, इसको मैंने बोल दिया ऑड, क्यों बोला, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आया। इसको मैंने बोल दिया भैया कंपोजिट है, क्यों है भाई, कंपोजिट है क्योंकि 21 किस किस के टेबल में आता है, 1 में आता है, 3 में आता है, 7 में आता है और 21 में भी आता है, इसलिए भाई साहब क्या बोलेंगे, कंपोजिट है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ, ठीक है। चलो 39 कंपोजिट मैंने क्यों बोल दिया भाई, ऑड क्यों बोला, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता, 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, कंपोजिट क्यों बोला, 39 को 1 में आता है, 3 में आता है, 13 में आता है और 39 के टेबल में भी आता है। ठीक है, 35 ऑड तो है, क्यों, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये प्राइम है कि कंपोजिट, भाई कंपोजिट है। क्यों है कंपोजिट, क्योंकि 1 के टेबल में आता है, 5 में आता है, 7 में और 35 में। तो ये पूछा था ऑड कंपोजिट कौन सा नहीं है, ये रहा आंसर, क्योंकि ये कैसा है, ऑड प्राइम है। ठीक है, तो ये ऑड कंपोजिट नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका, ले लिया, ठीक है, वैसे ना भी ले तो चलेगा, बट ये ना थोड़ा सा नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कि ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में भी ना आपका चैप्टर है एक प्रोबेबिलिटी, उसमें लूडो डाइस को थ्रो किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि आप ये बताइए कि जो आपका आउटकम है वो एक प्राइम नंबर कब होगा। तो देखो चैप्टर दूसरा है प्रोबेबिलिटी, लेकिन वहां पर भी नंबर सिस्टम को डाल दिया है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की नॉलेज होना यार थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है ना, और आपका जो ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, या केस स्टडी, वो भी आ सकता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओड कंपोजिट नंबर। थोड़ा सा पेशेंस रखो, आएगा, अगला कॉन्सेप्ट आने वाला है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड कंपोजिट नंबर। अगर स्पीड कम लग रही है ना तो इंटू 2 करके चला दो, है ना, समझ आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड कंपोजिट नंबर। भाई ऑड कंपोजिट कौन सा है, इसे बताओ। क्या ये ऑड है, यस। क्या ये कंपोजिट है, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग, कंपोजिट क्यों है भाई, क्योंकि एक से ज्यादा फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए। कौन कौन से इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कंपोजिट है। क्यों, क्योंकि 1 के टेबल में आता है, 3 में आता है, 5 में आता है ना, और 9 में आता है, 15 में आता है और 45 में आता है। पेयर पेयर और पेयर। ठीक है, क्या ये ऑड है, यस। क्या ये कंपोजिट है, नो। क्यों भाई, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है। क्या ये ओड है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट में 7 आ रहा। ठीक है, क्या ये प्राइम है, यस। क्यों, क्योंकि इसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर्स हैं। अब 37 की बात करें तो क्या भाई ये ऑड है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट में 7 आ रहा, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए कैसा नंबर है, ऑड है। अच्छा, अब देखो भाई इसको चेक करो, क्या ये प्राइम है कि कंपोजिट है, तो यार ये प्राइम है। क्यों, क्योंकि बच्चों इसका 37 ना किसी के भी टेबल में नहीं आता है ना, ये सिर्फ 1 से और खुद से ही डिविजिबल होता है, बाकी किसी के टेबल में नहीं आता, बाकी किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो बात समझ में आ गई। तो यार कौन सा, क्या पूछा था, ऑड कंपोजिट कौन सा है, तो ऑड कंपोजिट 45 है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी से, आ गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर इवन नॉर कंपोजिट। क्या पूछा कि इनमें से कौन सा ना ही तो इवन है और ना ही कंपोजिट है, इवन भी नहीं होना चाहिए, कंपोजिट भी नहीं होना चाहिए। चलो देखो, क्या 43 इवन है, नहीं, ऑड नंबर है। क्या ये कंपोजिट है, ना, ये प्राइम नंबर है। अरे वाह, यही पहला ऑप्शन ही मिल गया हमें तो, है ना, क्योंकि ना तो इवन हो ना ही कंपोजिट हो। 43 ना तो इवन है, क्यों नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। कंपोजिट क्यों नहीं है, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं है, इसलिए कंपोजिट भी नहीं होगा। तो यार ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो तो बाकी को भी देख लेते हैं। क्या ये इवन है, यस, ये तो इवन है भाई। क्या ये कंपोजिट है, यस, कंपोजिट भी है। 48 क्या ये इवन है, यस। क्यों इवन क्यों है भाई, क्योंकि 2 से डिविजिबल है। कंपोजिट है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 16 3 48, 16 भी हो गया है ना, एक 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते ही कंपोजिट हो जाता है नंबर। क्या ये इवन है, बिल्कुल है, क्योंकि 2 से डिविजिबल। क्या ये कंपोजिट है, बिल्कुल है भाई साहब। तो यार इसका ऑप्शन ए ही था, है ना, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, अब देखेंगे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसमें यार देखो क्या क्या बातें बताई जाती हैं। इसमें यह बताया गया कि एवरी इंटीजर, है ना बच्चों,
कि एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1। क्या बोला? एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1। 1 से बड़े जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक्सेट्रा, ठीक है। इज ईदर प्राइम, या तो वो प्राइम होगा। प्राइम मतलब या तो वो एक ऐसा नंबर होगा जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स मिलेंगे। क्या बोला? या तो वो एक ऐसा नंबर होगा जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स मिलेंगे, या फिर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर उसका एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब अभी समझाता हूं, देखो इसमें यह बताया जा रहा है, आपको यह कह रहा है कि 1 के अलावा जितने भी 1 से बड़े नंबर्स हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, या तो वो एक प्राइम नंबर होगा। जैसे 2 क्या है बेटा? प्राइम है। 3 क्या है? प्राइम है। 3 क्या है? प्राइम है, ठीक है। 4 क्या है? 4 एक कंपोजिट नंबर है। क्या बोला? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या बताया कि 1 से बड़े जितने भी इंटीजर्स होंगे या तो वो प्राइम होंगे, और अगर वो प्राइम नहीं है, जैसे 4 प्राइम नहीं है, तो इसे प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 2 इंटू 2 4 हो गया ना, तो बेटा 4 को मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब 4 को मैंने क्या बना के लिख दिया? बताओ जरा, 4 को मैंने क्या बना दिया? यहां पर 4 को मैंने बना दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या बना दिया बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। तो यही बात तो थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, यही तो बताया गया था कि या तो 1 से बड़े जितने भी इंटीजर्स आएंगे या तो वो प्राइम रहेंगे, या फिर उन्हें प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो थोड़ा सा और इसको अच्छे से मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग। मैं ऐसा बोल दूं कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं सभी को प्राइम की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे मेरे पास 16 है, कंपोजिट है, तो क्या मैं इसे प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में लिख सकता हूं? यस। कैसे? 2 2 4 है ना, 2 8 2 16। तो बेटा चेक करो, क्या ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बना? यस। तो समझ गए। जैसे मेरे पास 15 है, तो 15 क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्यों है भाई कंपोजिट? क्योंकि 15 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, जैसे 1, 3, 5 एंड 15, ठीक है। तो यार ये कैसा नंबर है बच्चों? ये दोनों नंबर्स हैं कंपोजिट, और मैं 15 को क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 5। तो बेटा ये क्या बना? ये क्या बना? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बना है। क्या बना है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यार एक बात और समझ में आ गई मुझे यहां से कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उन सबको ना हम लोग प्राइम्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी ना? ठीक है। देखो जैसे 5 था तो 5 तो प्राइम है, 6 था कंपोजिट है, लेकिन 2 इंटू 3 लिख दिया मैंने, अगेन किसकी? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आ गया। 7 तो प्राइम है, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 टू 8, फिर से यही वही है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आ चुका। 9 एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन 3 इंटू 3 मैंने लिख दिया इसको। बात समझ गए? तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आ चुका है। तो बच्चों बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट लें इसका जल्दी से, ठीक है। चलो अच्छा, तो यार एक बात देखो, मैं थोड़ा सा और आपको इसको ना एलैबोरेट करते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं कह दूं आपसे कि 16 कैसा नंबर है बच्चों? कंपोजिट नंबर है। कैसा है? कंपोजिट नंबर है। लेकिन क्या 16 को अगर कंपोजिट है ना बेटा, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग इसको हम लोग 2 2 2 इंटू 2 2 2 4 4 2 8 2 16 है ना बेटा, हो गया 16। तो ये क्या बना बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बना। अब मैं बात करूं 20 की, तो 20 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है अगेन। तो मैं क्या लिख दूंगा? 2 2 4 5 20, 2 2 4 5 20, ठीक है। तो ये फिर से क्या है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यहां से बहुत क्लियर आपको हो रहा होगा कि हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इस क्लास का हर बच्चा मतलब बहुत ही बढ़िया है पढ़ने में, ठीक है, तो ऐसा क्या बोलना सही रहेगा कि इस क्लास का मतलब जो बच्चा पढ़ने में बहुत बढ़िया है वो इस क्लास का है? हाँ यार काफी हद तक ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा सा यहां समझो, अगर हम ये कह रहे हैं कि कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर है
उसको प्राइम की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं यहां पर कि भाई अगर प्राइम्स की प्रोडक्ट मुझे कहीं दिख जाए, प्राइम्स की प्रोडक्ट मुझे दिख जाए कहीं पर भी, तो क्या मैं उसको कंपोजिट बोल दूं? यस। क्यों? चेक करो, 2 2 4 3 12, 12 आ रहा, 12 क्या है? कंपोजिट। तो ये बात भी वैलिड है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये क्या है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स दिख रहा था मुझे। क्या बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट मुझे दिखाई दे रही थी। तो मैंने बोला यार बिना देखे बोल दिया, मतलब थोड़ा सा देखा कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स दिखा, बस दिमाग ही नहीं लगाया, पूरा बोला सीधा कि कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसे ही तो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो अगर कहीं पर आपको प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट दिखे तो सीधा बताओ कंपोजिट नंबर है, सोचना ही नहीं है ना। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव करो, इस तरह का फॉर्मेट आपको दे देगा, प्रूव करो कि ये कंपोजिट नंबर है ना, या कुछ और थोड़ा सा प्लस माइनस करके दे देगा क्वेश्चन में, है ना। तो आपको यही दिखाना होगा फाइनली कि प्राइम्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखा दो उसको, और लास्ट में आप आगे सॉल्व करोगे तो आ भी जाएगा। बट अगर आप प्राइम्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखा दोगे तो भी आप बोल सकते हो सीधा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थ्योरम क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, है ना, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। बात समझो बेटा कि हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम्स की फैक्टराइजेशन में लिखा जा सकता है, यानी प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब एक बात देखो, ऐसा लिखो या फिर 5 इंटू 2 इंटू 2 लिखो, बेटा दोनों का मतलब सेम होता है, मतलब ऑर्डर से कि कौन सा नंबर पहले आया कौन सा नंबर बाद में आया, इस बात से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो यार थ्योरम क्या कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे मैं बोलता हूं आपसे 24, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, है ना, तो आप कैसे करोगे? देखो शुरुआत में ऐसे करो, है ना, थोड़ा सा आसान रहेगा। यहां ना सिर्फ प्राइम नंबर लेना, 2 से घटा 12 आया, 2 से फिर डिवाइड किया 6 आया, 2 से फिर डिवाइड किया 3 आया, 3 से 1, है ना, तो ये आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप इस तरह से करना बेटा, यहां जो भी आप नंबर लेना उसको क्या लेना है? प्राइम नंबर ही लेना है। ठीक है, अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है ना भाई तो यार इंटू 2 करके देख लो। ठीक है, चलो अच्छा बेटा, अब देखेंगे हम लोग एलसीएम, एचसीएफ और दो नंबर्स, यानी दो नंबर ले लेना है। जैसे चलो एग्जांपल से समझाता हूं। अब हमने दो नंबर ले लिया, एक 16 ले लिया, एक 12 ले लिया। ठीक है बेटा, फर्स्ट नंबर क्या है? 16, और अपना सेकंड नंबर क्या है? 12। बात समझे? ठीक है, तो फर्स्ट नंबर 16 है और सेकंड नंबर 12 है। अच्छा बेटा, अब इनका एलसीएम कैसे निकालना है? एलसीएम यानी लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा भाई, तो एक काम करो, मैं आपको 16 और 12, ठीक है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। क्या करना है बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने बताया अभी आपको, ठीक है, उसी तरीके से करना है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि मुझे आता है, आपको आता है, आप भी लिख सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8 2 16, 2 2 इंटू 3। अच्छा बेटा देखो, अब जब आप एलसीएम निकालोगे और आप एचसीएफ निकालोगे तो सेम एक ही तरीके से निकल जाएंगे। ठीक है, तो यार इनका एलसीएम, एलसीएम ऑफ किस किस का भाई? 16 एंड 12 का कितना हो गया बेटा? बताओ जरा एलसीएम निकालते कैसे? देखो समझना, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे, सब समझ में आएगा। देखो बेटा, जो जो कॉमन है दोनों में, जो कॉमन है, जो दोनों में ही आए हैं, 2 कॉमन है, एक बार लिख दिया मैंने, ये 2 कॉमन है, एक बार लिख दिया मैंने, और जो बच गए उन्हें अलग से लिख दो। 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो 2 2 4 2 8 2 16 3 48। बेटा देखो, आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा, नहीं तो 16 और 12 का एलसीएम निकालना था, 16 और 12 का एलसीएम निकालना था। तो मैं सीधा बताता हूं, बड़े वाले का टेबल पढ़ो। 16 और 12 में से बड़ा कौन सा है? 16। तो 16 1 जा 16, क्या दोनों में आया? ना। 16 2 जा 32, क्या दोनों के टेबल में आया? ना। 16 3 जा 48, बड़े वाले का टेबल पढ़ना है। बड़े वाले के टेबल का जो मेंबर 2 या 3 जितने भी हो, सबसे पहले सब में आ जाए,
वही एलसीएम होता है। जैसे 16 का टेबल 16, 32, 48। 16 क्या दोनों में आया? नहीं आया। 32 क्या दोनों में आया? नहीं आया। 48 क्या दोनों में आ गया? यस। तो भैया 48 ही होगा इसका एलसीएम। जब आप क्वेश्चंस करो ना तो आप ऐसे करो। बट अगर रियल नंबर चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिला है इस तरह का, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट निकालनी है, तो थोड़ा सा ना प्राइम फैक्टराइजेशन से आप करके दिखाना, ठीक है। अच्छा बेटा, अब देखो एचसीएफ कैसे निकाला जाए भाई? एचसीएफ कैसे निकाला जाए? एचसीएफ ऑफ 16 एंड 12 ये कैसे निकलेगा? ठीक है, ठीक है, हाँ, ये कैसे निकलेगा भाई? जो कॉमन आया ना बेटा सिर्फ उनको लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? जो कॉमन है दोनों में, 2 आया है और 2 आया है, जो दोनों में आ रहा, जैसे 2 दोनों में आया तो एक बार लिख दो, ये 2 दोनों में आया तो एक बार लिख देना है, तो सिंपल 4। एचसीएफ कितना आया बच्चों? 4। एलसीएम कितना आया? 48। अच्छा, अब देखो दो नंबर्स की प्रोडक्ट में, अब देखो ये रिलेशन क्या कहता है? ये रिलेशन ये कहता है फर्स्ट नंबर, बेटा ध्यान से समझना, इनटू सेकंड नंबर इक्वल होता है उनके एलसीएम इनटू एचसीएफ के। बेटा समझे? ये रिलेशन होता है दो नंबर्स में, यानी दो नंबर्स की प्रोडक्ट और उनके एलसीएम एचसीएफ की प्रोडक्ट में, वो हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक है। देखो जैसे पहला नंबर क्या है बेटा? 16 है, मैंने लिख दिया, इनटू दूसरा नंबर क्या है? 12 है, मैंने लिख दिया। एलसीएम कितना आया? 48 आया। एचसीएफ कितना आया? 4 आया। तो 12 इंटू 6 करना है, 12 6 72, 12 1 12 7 9 है ना, 12 6, ठीक है, ठीक है। तो 4 8 32, 4 4 16 और 3 है ना, तो यार दोनों साइड में हमेशा बराबर ही आएगा। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा, क्वेश्चन कैसे बनता है। एक मिनट, टीचिंग बैकग्राउंड, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा बेटा? देखो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि फर्स्ट नंबर आपको दे देगा, फर्स्ट नंबर बोल देगा 12 है, सेकंड नंबर बोल देगा बताओ क्या है, ठीक है। एलसीएम आपको वैल्यू दे देगा, एचसीएफ भी आपको बता देगा, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा। मतलब टोटल 4 चीजें हैं बच्चों। क्या है बेटा? टोटल 4 चीजें होंगी। 4 में से कोई 3 बताएगा और एक पूछेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल रखना है। फर्स्ट नंबर क्या लिखना है बेटा? फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल होगा एलसीएम इनटू एचसीएफ के। सिंपल वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो। जैसे क्या मिसिंग है? सेकंड नंबर मिसिंग होगा। फर्स्ट नंबर की जगह उसकी वैल्यू रखो, एलसीएम की जगह उसकी वैल्यू रखो, एचसीएफ की जगह उसकी वैल्यू रखो। फर्स्ट नंबर को उठा के हम मल्टीप्लाई में उस साइड डिवाइड में भेज देंगे आप लोग, तो आपका जो मिसिंग नंबर है आ जाएगा। तो आई होप समझ में आ चुका होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ बेटा, इंपॉर्टेंट रिलेशंस, एलसीएम इंटू एचसीएफ है ना, अरे एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर रहेगा बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि दो नंबर्स हैं, उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ की प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर रहती है। एलसीएम ऑफ टू और मोर प्राइम्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। देखो बेटा, अगर इसमें क्या बताया, इसमें क्या बताया कि जैसे दो प्राइम्स आ जाएं, 3 5 या उनसे ज्यादा भी आ सकते हैं, 3 5 और 7, तो इनका अगर आपसे पूछे एलसीएम, क्या बेटा? एलसीएम पूछे, क्या बोला बेटा? एलसीएम। और एचसीएफ भी बताओ, एचसीएफ। एलसीएम कैसे? देखो बेटा, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम। अगर दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स आ जाए ना, अगर दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स आ जाए तो एलसीएम पूछे, सबकी मल्टीप्लाई करके रख दो। 7 5 3 5 15 7 जा 105। एचसीएफ कितना बेटा? 1। अगर आपसे 50 प्राइम नंबर्स भी दे दे, 50 प्राइम नंबर्स दे दिए और उनका एचसीएफ पूछे, तो भाई साहब एचसीएफ बिना सोचे समझे आपको 1 ही बताना है, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं ना, तो उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। जैसे 3 एंड 11 दोनों प्राइम हैं, इसके इसके फैक्टर्स 1 और 3, इसके फैक्टर्स 1 एंड 11। क्या 1 के अलावा कॉमन फैक्टर दिखा? एक और ले लो 23, इसके फैक्टर्स 23 और 1। क्या तीनों में 1 के अलावा कॉमन फैक्टर दिखा है? नहीं दिखा। HCF होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैं आपसे कह दूं 16 12 और
8, इनके कॉमन फैक्टर्स बताओ बेटा। मतलब कॉमन फैक्टर्स, चलो 16 के फैक्टर्स कर लो 2, नहीं 1 से शुरू करते हैं। किससे? 1 से। 1 हो गया, 2, 4, 8 और 16। फिर 12 के फैक्टर्स कर लो। 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6 और 12। फिर 8 के फैक्टर्स कर लो 1, 2, 4 और 8। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं इन तीनों के कॉमन फैक्टर्स बताओ। क्या बेटा? इन तीनों के कॉमन फैक्टर्स बताओ। तो इन तीनों के कॉमन कौन कौन सा? देखो 1 तीनों में आ रहा, 2 भी तीनों में आ रहा, 4 भी तीनों में आ रहा। उसके बाद 8 इन दोनों में तो है, लेकिन इसमें 8 नहीं है। तो भाई साहब 8 कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए बेटा इनके? कॉमन फैक्टर्स अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं? कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? तो कॉमन फैक्टर्स बताओ। इनमें 1 है, 2 है और 4 है। अब कॉमन फैक्टर्स में आप देखो कि हाईएस्ट कौन सा है। हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही तो होता है HCF। कौन सा बेटा? 4 है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि इनका HCF क्या है? 4 है। तो समझ में आ चुका ना? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यही बताया कि HCF और 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1, कि 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 ही आएगा। यानी 50 प्राइम नंबर्स भी ले लो ना आप, तो उनका भी HCF 1 ही आएगा। और अगर उनका आपको LCM बताना है तो सभी की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, LCM के लिए सभी का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आया, NCERT का क्वेश्चन है बेटा। मैं लिख दूं यहाँ पे, NCERT का है, CERT NCERT का है। ठीक है, तो ये लेक्चर के बाद ना आपकी एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर पाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोले कि भैया आप इस नंबर को 216 प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो आपको मैंने सिखा दिया प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, LCM की तरह। बस जो डिवाइजर में ना, जो जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है बाहर रखे जाते हैं, वो नंबर्स आपको प्राइम लेना होगा। ठीक है, check whether 6 की पावर n, 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। बेटा देखो क्या बोला है, 6 की पावर n। ठीक है, क्या बोला? 6 की पावर n। n क्या है बच्चों? यहां पर नेचुरल नंबर रखना है। क्या रखना है बेटा? नेचुरल नंबर रखना है। यानी 6 n की जगह मैं 1 रख सकता हूं, n की जगह 2 रख सकता हूं, n की जगह 3 रख सकता हूं। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ? 6 की पावर 1 करेंगे 6 आएगा, 2 करेंगे 36 आएगा, और कितना? ठीक है, 216 आएगा। तो मैंने ये देखा, यहां ये ऑब्जर्व किया कि n की जगह 1 रखो, 6 की पावर 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, कितनी भी पावर कर लो 6 की, वो एंड हमेशा 6 से ही होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ऐसे करके दिखाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसे करके नहीं दिखाना है। ठीक है, तो फिर करना कैसे है भाई? समझा देता हूं। देखो बेटा, अगर किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, या मैं ऐसा बोल दूं, प्राइम फैक्टराइजेशन छोड़ो, कि 6 की पावर 10 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 10 है मेरे पास, तो 10 का फैक्टराइजेशन करो, 2 × 5 आएगा। 20 का फैक्टराइजेशन करो, यानी जो 0 से एंड होते हैं, जो भी नंबर्स 0 से एंड होगा, उसमें बेटा 2 और 5 आपको देखने को मिलेगा हमेशा। 2 और 5 हमेशा देखने को मिलेगा। 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग। देख लो जरा, 2 2 ज़ा 4, 5 20, 30 देख लो, 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30। भाई 2 और 5 तो आएंगे ही आएंगे, समझ गए आप लोग? 40 में देखो, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 40, 2 2 2 और 5, यानी 2 की और 5 की पावर तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। आपको बात समझ में आ रही है? तो यार एक हमने यहां से ना एक कॉन्सेप्ट पकड़ लिया कि अगर कुछ भी कोई नंबर है वो 0 से एंड हो रहा, कोई नंबर है वो 0 से एंड हो रहा होगा, तो उसका फैक्टराइजेशन करके देखो। ठीक है, 2 और 5 आपको देखने को ही मिलेगा। ठीक है, बात समझ गए? तो इसका एक काम करो, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, तो हम कुछ भी कर ले, इसमें क्या है, हमेशा 6 से ही आ रहा, एंड हो रहा,
0 से एंड नहीं होगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग ना, यार इसको देखो क्या करना है, 6 का ना प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो बेस है आपका, बेस का ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप। तो 2 इंटू 3 यानी 2 की पावर समथिंग इंटू 3 की पावर समथिंग, ये इस तरह से कुछ आ रहा है ना। पावर ना भी लगाएं तो भी चलेगा, है ना। इसको मैं सिंपल 2 इंटू 3 लिख देता हूं, है ना। तो क्या आया, 2 की पावर समथिंग और 3 की पावर समथिंग आया। तो यार देखो, किसी के भी लास्ट में ना, जब वो लास्ट हो रहा होगा और लास्ट पोजीशन पे या यूनिट प्लेस पर 0 तभी आएगा जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 आ रहा हो। अब यहां पर 2 और 5 नहीं आए, 2 और 5 दोनों का ही होना जरूरी है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखो, ये तो अपने समझने के लिए था, ठीक है, ये भी अपने समझने के लिए था। फिर आप सिंपली क्या करोगे, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बेस का, और उसके बाद अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ जाए तो उसका जो भी आएगा नंबर वो 0 से एंड हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ले लिया, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई दिस, है ना, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, कि भाई ये कंपोजिट नंबर क्यों है। एक मैं करके बता रहा हूं, दूसरा वाला आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है बेटा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। तो यार देखो 13 प्लस 13, मैं 13 कॉमन निकाल दूं तो यह क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। देखो ये एक टर्म ये थी बच्चों, एक टर्म ये थी, दोनों टर्म्स में से मैंने 13 कॉमन निकाल दिया। तो अच्छा एक बात सोचो यार, देखो कुछ लोग इसको पूरा करके दिखाएंगे, मैं आपसे ये कह रहा हूं ध्यान से समझना कि 13 क्या है बेटा, एक इंटीजर है, ठीक है, और इनको सॉल्व करके भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। यानी ये जो भी नंबर था, ये जो भी था, ये जो भी था, इसका खुद के और 1 के अलावा 13 और जो भी इसको सॉल्व करके आएगा, दो फैक्टर्स और मिल गए। तो अब हम कह सकते हैं ना कि सो इट इज कंपोजिट, है ना। यहां पर भी आप बता सकते हैं कि 13 मिला, देखो सोचो भाई जो भी नंबर था, ठीक है, मेरे को नहीं पता अभी क्या था, इसको मैंने क्या किया, 13 कॉमन निकाला। अब ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में ना कुछ चीज बच गई, यहां से यहां तक ये कुछ बच गया, तो 13 इंटू ये जो भी आएगा इंटीजर ही आएगा एक, इनको सॉल्व करके भी वही नंबर आ रहा। मतलब इसका एक फैक्टर 13 हो गया और एक फैक्टर ये भी हो गया। जैसे 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 2, तो 4 और 2 दोनों 8 के फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 13 इंटू ये वाला नंबर जो भी आएगा, तो यार ये भी इसके फैक्टर्स हो गए। बात समझ गए आप लोग, आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो यहां तक भी आप बता सकते हो। चलो आगे मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है। कोई बोलेगी नहीं भैया हमें तो लिख के ही बताओ, ठीक है। तो 13 इंटू ये क्या बचा, 11 7 जा 77 इंटू 77 प्लस 1 78। तो बेटा 13 इंटू इसको क्या लिख देंगे, 12 इंटू 6, फिर से 13 इंटू, अब ये प्राइम नंबर तो नहीं है, तो अगर हम इसको प्राइम्स की प्रोडक्ट दिखा दें तो फिर सीधा बोल सकते हैं कंपोजिट है, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, 2 2 4 3 12, 6 को क्या लिख देंगे, 2 इंटू 3। यार चेक करो क्या अब ये प्राइम्स की प्रोडक्ट बन चुका, यस, सारे ही प्राइम नंबर्स आ गए। तो अब आप बोल सकते हो कि ये कैसा है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। दूसरा वाला आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। अच्छा, इनमें से बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, इसे हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो यार अगर आपको ना समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे आपको कैसा समझ में आया, और अगर कोई डाउट रह गया है ना, किसी टाइप के क्वेश्चंस में डाउट है, देन आप कमेंट करेंगे। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।